कार्बोनेटेड ब्लड जो है वो आगे कैरी करा है। सो CO2 कंटेंट वेन में ज्यादा है। CO2 पानी के साथ जुड़ती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है ना, H2CO3। तो एसिडिक सिचुएशन हो जाएगी तो pH कम हो जाएगा, यानी वेन्स में pH हल्का सा कम होता है आर्टरीज के कंपैरिजन में, बिकॉज वेन्स कैरी मोर CO2। ठीक है जी, रिलेट कर दिया मैंने pH। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि भाई एक हेल्दी में वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑन एन एवरेज हम ले रहे हैं जी 5 लीटर्स। यही 5 लीटर ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। क्लियर है जी? ठीक है जी, चलो ब्लड क्या है अगर आपको याद हो, एनिमल टिश्यूज में जब हमने टिश्यूज पढ़े थे, टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज एक चीज पढ़ी थी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है ब्लड एंड लिम्फ, एंड एनसीईआरटी के अनुसार इसे हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल दीजिए तो आपका जवाब होगा ब्लड। ब्लड भी और लिम्फ भी उसी में ही आता है। लिम्फ इज फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड ओनली। हमने ब्लड एंड लिम्फ के डिफरेंसेस भी जाने थे। लिम्फ इज नियरली कलरलेस बिकॉज उसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, और लिम्फ का ग्लूकोज कंटेंट जो है ज्यादा होता है ब्लड के कंपैरिजन में। लिम्फ में मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। सो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड मैट्रिक्स, राइट। कनेक्टिव क्यों कहा हमने? कनेक्टिव वर्ड क्यों यूज करा है? इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज। टिश्यू का मतलब क्यों है यहाँ पे टिश्यू वर्ड क्यों है? इट हैज सेल्स एंड मैट्रिक्स, इसलिए हमने कहा टिश्यू। क्लियर है? सो ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब भी कभी हमें चोट लग जाती है तो हम कहते हैं भाई खून बहने लगता है। बहुत ज्यादा देर तक ऐसे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए वरना बहुत मेजर नुकसान हो जाएगा। तो शरीर के पास ये मैकेनिज्म है कि खून को जो है ब्लड को क्लॉट कर देने का। कटी हुई ब्लड वेसल में जहां पे वुंड होता है, डैमेज होता है, वहां क्लॉट बन जाता है। किस प्रकार ये क्लॉट बनता है ये हम आज के सेशन में जानेंगे। पहले हम ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में समझते हैं और ब्लड के फंक्शंस के बारे में समझते हैं। देखिए साधारण सी बात है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक अलग अलग चीजें पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो इवोल्यूशन हुआ। लोअर टू हायर अगर हम कंपैरिजन करके देखें, एनेलिडा फाइलम में हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। तो ब्लड ने क्या क्या डिलीवर करने हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस को हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं? आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स जो है फाइनली जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है, गैलेक्टोस है। प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए तो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन अमीनो एसिड्स हैं। फैट्स डाइजेस्ट हो गए तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। सो हमारा ब्लड और लिम्फ इसका काम है कि इन सभी सब्सटेंसेस को अलग अलग जगहों तक पहुंचाना। सो इसका मतलब है ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस को कर रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लिवर में जो बनता है यूरिया उसे किडनीज तक पहुंचाया जाता है और किडनीज यूरिया को शरीर से क्लियर करते हैं। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, एंटीबॉडीज को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी शरीर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड देखते हैं जी। डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है ये। कैरीज न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स
and even antibodies. ध्यान रखिएगा, it maintains pH and temperature of the body. Clot formation, ब्लड का ही एक फंक्शन है, क्लॉट बनाना. पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट डिफेंस है. वो किस तरह से? एंटीबॉडीज के कारण. ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. एंटीबॉडीज को ही गामा ग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं. अभी हम ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे. वहां पे ग्लोबुलिन नाम के एक प्रोटीन के बारे में आप जानेंगे. ग्लोबुलिन्स कई तरह के होते हैं. अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स. तो एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन्स हैं. लिम्फोसाइट्स इन्हें बनाते हैं. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. Where do these blood cells originate? ब्लड की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो भाई ब्लड की कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ब्लड में दो मेन चीजें. कौन सी दो मेन चीजें? चलो लिखो. ब्लड की कॉम्पोजिशन में हम कहेंगे दो मेन चीजें हैं. एक तो जो फ्लूइड पार्ट है भाई प्लाज्मा. ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड जो है दैट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा के अलावा दूसरी चीज क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जब आपने कहा फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे? बोलिए जल्दी से. आप कहेंगे आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं. हालांकि थ्रोम्बोसाइट वर्ड नॉन मैमल्स के लिए ज्यादा बेहतर है. मैमल्स में प्लेटलेट वर्ड ज्यादा सूटेबल है. तो क्या क्या हो गया जी? फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स. नोट कर लेंगे साथ साथ. सबका परसेंटेज भी बताऊंगा आगे कि ये कितने कितने हैं. Where do these blood cells originate? बनते कहां हैं? यहाँ what is the site of formation of the blood? पहले मैं बता दूं, ब्लड के इन कंपोनेंट्स की बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस कहते हैं. चलो जिक्र करते हैं हेमेटोपोएसिस. पोएसिस शब्द का मतलब होता है किसी चीज का बनना. हेमेटो यहां पे रेफर कर रहा है ब्लड को. सो हेमेटोपोएसिस की डेफिनेशन क्या है? It is the process by which cellular components of the blood are formed. RBCs, WBCs, platelets. Specifically, RBCs बनने की प्रक्रिया इराइथ्रोपोएसिस है. WBCs बनने की प्रक्रिया ल्यूकोपोएसिस है. प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया थ्रोम्बोपोएसिस है. ठीक है, हेमेटोपोएसिस जनरल टर्म हो गया. It is the process of formation of the different components of the blood, the cellular components. Clear है जी? कहां पे होता है? अच्छा सुनिए, एक बच्चा जब मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो है जब वो. एम्ब्रियो शब्द हम यूज करते हैं 0 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. जब गर्भावस्था अभी शुरुआत के 8 हफ्ते की है तो भ्रूण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. एम्ब्रियो में जो साइट है किस चीज का? हेमेटोपोएसिस का, दैट इज योक सैक. योक सैक के बारे में हम पढ़ेंगे. ये एक तरह का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा. एम्ब्रियो में योक सैक में बनते हैं आरबीसीज. हेमेटोपोएसिस. एम्ब्रियो शब्द कब यूज करना है? 0 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. उसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करी तो हम कहेंगे कि जी बन गया फीटस. फीटस में बनते हैं लिवर में. आरबीसीज बनने की प्रक्रिया बता रहा हूं. और बोन मैरो में इन जनरल हेमेटोपोएसिस, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स ये कहां बन रहे हैं? लिवर में, बोन मैरो में एंड इवन स्प्लीन में भी. जो जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है ना, वही वही साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है. आप कह रहे होंगे कि आपने सुना है कि भाई स्प्लीन में तो आरबीसी डेड होते हैं, इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. जब फीटस डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस में, उसके स्प्लीन में डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स ये सब बनते भी हैं. साइट ऑफ फॉर्मेशन भी है, ये ध्यान रखिएगा. राइट, बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर बर्थ जो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है दैट इज बोन मैरो. अब आपके सामने यहां पे बोन क्यों दिखाई हुई है? क्योंकि हमने आपको ये समझाना है कि बोन मैरो में हेमेटोपोएसिस होता है.
बोन मैरो कहां पाया जाता है? जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं उनकी मेड्यूलरी कैविटी में बोन मैरो है, राइट? जैसे बोन का ऐसे सेक्शन दिखाया गया आपको, इसके अंदर आप एक येलो बोन मैरो देख पा रहे हैं और एक दूसरा यहाँ पे रेड बोन मैरो भी होता है, ये रहा। एक बोन की हिस्टोलॉजी याद कीजिए, मैंने एनिमल टिश्यूज में बताई थी। ये बोन की शाफ्ट है ना, दिस इज द मेन शाफ्ट ऑफ द बोन, इसको कॉम्पैक्ट बोन भी कह देते हैं। ये वाला टर्मिनल हिस्सा जो है, दिस इज द स्पॉन्जी बोन, डायाफाइसिस भी कहते हैं, शाफ्ट इसको इपीफाइसिस भी कहते हैं, और जो मेन शाफ्ट है दैट इज डायाफाइसिस, राइट जी? क्लियर है? नाउ अब एक बात मेरे को बता दूं, जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ उसके शरीर की सारी हड्डियों में एक्टिव बोन मैरो है। एक्टिव बोन मैरो होता है रेड बोन मैरो, जो कि ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स बना रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है एक्टिव बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है। जब आप येलो कह रहे हैं ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, येलो बोन मैरो इनएक्टिव बोन मैरो है, रेड बोन मैरो जो है वो एक्टिव है। बच्चे के जन्म के समय तो ज्यादातर बोन मैरो एक्टिव है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये बोन मैरो इनएक्टिव होता जाएगा। बाय द टाइम यू रीच एडल्टहुड, एडल्ट्स में एक्टिव बोन मैरो आपको कहां मिलेगा? एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में, रिब्स में, क्रेनियल बोन्स में। इसके अलावा जो है वर्टिब्रा जो होते हैं वहां पे एक्टिव बोन मैरो मिलता है। बाकी बोन मैरो धीरे धीरे इनएक्टिव होता जाता है। बोन मैरो हेमेटोपोएटिक टिश्यू है। बोन मैरो में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट बनाने की क्षमता है। इसके अलावा वहां पे एडिपोज टिश्यू भी होता है, फैटी टिश्यू भी होता है। मैं फिर से एक बार सादी भाषा में बता दूं, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या है? एम्ब्रियो में यॉर्क सैक, फीटस में लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो। बच्चे के जन्म के बाद बोन मैरो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है, येलो बोन मैरो बन जाता है। एडल्ट्स में एक्टिव बोन मैरो की जगह क्या है? एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये जो स्पॉन्जी बोन बताया गया ना उसके नीचे लिखा है कंटेन रेड बोन मैरो। सो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, रिब्स, क्रेनियल बोन्स, स्टर्नम, राइट? स्टर्नम जो है वहां पे भी, एंड वर्टिब्रे जो है उनके सेंट्रम में भी, वहां पे भी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोन मैरो के अंदर एक खास तरह का सेल है दैट इज कॉल्ड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। यही बनाता है इरिथ्रोसाइट्स, which is the other name for RBCs, leukocytes, which is the other name for WBCs, thrombocytes, जो कि प्लेटलेट्स के लिए यूज कर लिया जाता है वर्ड। तो बोन मैरो के अंदर मौजूद हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल हेमेटोपोएसिस प्रक्रिया के जरिए आरबीसीज यानी इरिथ्रोसाइट्स, WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स बना रहा है। याद हो गया इतना? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहां प्रेजेंट है? एक्टिव बोन मैरो में प्रेजेंट है। ठीक है जी। नाउ मैंने कहा था हेमेटोपोएसिस तीन तरह में आप बांट लीजिए। आरबीसीज बनने की प्रक्रिया को कह दीजिए इराइथ्रोपोएसिस। तो हेमेटोपोएसिस तीन तरह का हो गया। आरबीसीज बनाने वाली प्रक्रिया इराइथ्रोपोएसिस, WBCs बनाने वाली प्रक्रिया ल्यूकोपोएसिस, प्लेटलेट्स बनाने वाली प्रोसेस thrombopoiesis. So what is erythropoiesis? Erythro refers to red blood cells, poiesis to make. ठीक है? So hematopoietic stem cell hematopoiesis प्रक्रिया के जरिए, जो कि स्पेसिफिकली हम यहाँ पे erythropoiesis कह देंगे, इरिथ्रोसाइट्स बना रहे हैं। आपके सामने इरिथ्रोसाइट या आरबीसी दिखाया गया है, राइट जी? इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। ल्यूकोपोएसिस क्या है? Leuco is referring to white blood cells. So hematopoiesis की एक प्रोसेस हम देख रहे हैं, leucopoiesis, that is formation of the leukocytes. What are leukocytes? White blood cells, right? ऐसे ही thrombopoiesis, hematopoiesis का ही ये एक टाइप हो गया, thrombopoiesis. Thrombo is referring to platelets here, poiesis means formation. तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो कि मेगा कैरियोसाइट है, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वाला? मेगा कैरियोसाइट। इससे थ्रोम्बोपोएसिस प्रोसेस के जरिए थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स ही है।
राइट। प्लेटलेट वर्ड मैमल्स में ज्यादा यूज होता है, थ्रोम्बोसाइट नॉन मैमल के लिए। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स, सेल के टुकड़े हैं। कौन से सेल से बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट से, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स which are formed from megakaryocyte. Karyo is referring to nucleus, mega means बड़ा, तो इनका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है। नोट कर लीजिए, प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स, प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट ऑफ द बोन मैरो। ठीक है जी। हेमेटोपोएसिस की तीनों प्रक्रियाएं बता दी मैंने, इरेथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी। हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? आपके सामने ब्लड का सैंपल दिया मैंने, मैं आपसे कहूं कि मुझे अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करके दिखाओ, भाई प्लाज्मा अलग कर दो, आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, प्लेटलेट्स अलग, तो आप कहेंगे सर हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हो सकता है आपके स्कूल के, कॉलेज के बायोलॉजी लैब में हो, बायोटेक्नोलॉजी लैब में हो, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वहां पे करते हम। आप देखिए कुछ इस तरह का होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। बड़ी तेजी से इसके अंदर जो है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती हैं, उनमें ब्लड सैंपल डाल के रखा जाता है और बड़ी स्पीड पे उसे घुमाया जाता है, और उसके बाद जब उसे रोक दिया जाता है तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है अलग अलग लेवल्स पे सेटल हो जाते हैं। सो हमने एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ब्लड का सैंपल लिया, डर तो नहीं लग रहा ये खून देख के, ये हमने डाल दिया सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, द ब्लड इज प्लेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, फिर हमने उस मशीन को एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करा। ठीक है जी। आप जानते हैं ना सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये तो आपने पढ़े होंगे, राइट। सो यहां पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। आप अलग अलग कलर्स देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है हमें एक लाल रंग वाली लेयर जहां पे रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके ऊपर हमें ये दिख रहा है जी व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। ओके, सो ये अलग अलग लेयर्स में, कंपोनेंट्स में ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, आरबीसीज, देन डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है जी। चलो सो एक बार फिर से जल्दी से नजर मार लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में, राइट। देखिए जी, ब्लड की ओवरऑल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड में मैट्रिक्स है और सेल्स है। जब हम टिश्यू की बात करते हैं भाई, कनेक्टिव टिश्यू, तो मैट्रिक्स और सेल्स ही तो होते हैं। तो ब्लड का मैट्रिक्स क्या है? ब्लड का अपना प्लाज्मा, और उसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी? सेल्स क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है वो 55 to 60% है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 40 से 45%। सो मैं लिख देता हूं प्लाज्मा इज 55 to 60%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर 40 to 45% तक हम ले लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। फर्दर प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन देखेंगे तो भाई उसमें पानी भी है और उसके अलावा उसमें अदर सब्सटेंसेस भी हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें हैं प्लाज्मा में जो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। सो ब्लड में हमने देखा कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम? बोलिए। आरबीसीज, WBCs and platelets. ओके, प्लाज्मा कितना? 55 to 60%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 40 to 45%। चलो प्लाज्मा के बारे में जानते हैं पहले। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, इट्स अ विस्कस फ्लूइड। अब आपको यहां पे दिखाया गया है, एक ऐसे सर्कल बना करके दिखाया गया कि मेजर कंपोनेंट जो है 55 to 60 हमें प्लाज्मा नजर आ रहा है। प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीजें, अगर हम प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की बात करें, ठीक है, मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं एक सिंप्लीफाइड वे में कि भाई प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं। तो आप कहेंगे सर प्लाज्मा में एक सबसे मेन चीज हमें क्या नजर आ रही है यहां पे? पानी। कितना? 90 से 92%, राइट, 90 to 92%। इतना सारा तो वाटर ही है प्लाज्मा में। वाटर के अलावा और क्या है? एक जर्नल नाम दे देते हैं, वाटर के अलावा अदर सब्सटेंसेस। ठीक है। उन अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या है? इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक में क्या क्या है? प्रोटीन्स भी हैं, नॉन प्रोटीन्स भी हैं। सो यहां पे एक जर्नलाइज्ड वे में आपको बताया गया है जी कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा है पानी, वाटर 92% के करीब। उसके अलावा प्रोटीन्स भी हैं
नॉन प्रोटीन्स भी हैं, यूरिया भी तो प्रेजेंट है ना वहां पे, ठीक है जी। डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमने कह दिए 1% के करीब, आप कह दीजिए या थोड़ा सा कम कह दीजिए उससे, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, है ना, कितनी सारी चीजें हैं। तो जब आप अदर सब्सटेंसेस कहते हैं ना, इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक एंड नंबर 2 ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी, राइट। ऑर्गेनिक को फर्दर डिवाइड कर दो, प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से हैं प्लाज्मा में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरम एल्ब्यूमिन या सिंपली एल्ब्यूमिन भी कह देते हैं, सीरम ग्लोब्यूलिन्स, सिंपली ग्लोब्यूलिन्स भी कह दो, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, ये मेजर प्रोटीन्स हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर ब्लड। मैंने ब्लड का पूछा है, ओवरऑल बॉडी का नहीं कहा, ओवरऑल बॉडी का तो कोलेजन है, आप जानते हैं। माय क्वेश्चन इज which is the most abundant protein in your blood plasma? Your answer will be this, serum albumin. It maintains your blood colloidal osmotic pressure. हम अभी जानेंगे ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। कॉम्पोजिशन एक बार फिर से देख लीजिए जी। ब्लड में प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, प्लाज्मा 55 to 60%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, 40 से 45। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, एंड थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स सिनोनिमसली भी यूज कर लेते हैं। ओके, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी 90 to 92%, राइट। और दूसरी क्या है, अदर सब्सटेंसेस, जिसमें इनऑर्गेनिक जैसे सोडियम, पोटाशियम, है ना, ये सब चीजें होगी, आयंस हो गए, एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन्स। प्रोटीन में सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एंड एक और नाम जो मैं बोल रहा हूं जी आपके लिए, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, इनके बारे में अभी हम जानेंगे। जो डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स की मैंने बात करी है वो क्या क्या है, देखो कितने सारे हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, सिंपल शुगर्स भी हैं, ब्लड में ग्लूकोज भी तो है, ब्लड में अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, यूरिया है, अमोनिया है, कम अमाउंट में, ब्लड में बहुत ज्यादा अमोनिया लेवल बढ़ जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लिवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये इतनी सारी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ब्लड में, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं, डिसॉल्व कंपोनेंट्स आप लिख लेंगे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, देन शुगर्स जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज भी है, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, यूरिया है, अमोनिया है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इवन नाइट्रोजन भी है आपके ब्लड में, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, कई तरह के हार्मोन्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं जो हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, राइट जी। चलो प्लाज्मा प्रोटीन्स का जिक्र करते हैं। एक सवाल जो पूछा जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर, शरीर में कहां पे बनते हैं ज्यादातर ब्लड प्रोटीन्स, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा जी लिवर। लिवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे कि कौन सा प्रोटीन लिवर में नहीं बन रहा, एक्सेप्ट आई एम राइटिंग हियर गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, गामा ग्लोबुलिन्स ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आईजी लिख देते हैं, और इसी को ही हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। तो एंटीबॉडीज एक तरह के ग्लोबुलिन्स हैं, गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स हैं, इनको लिवर नहीं बनाता, कौन बनाता है, एक तरह के WBCs जिन्हें कहते हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स। सो एंटीबॉडीज कौन बनाता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स।
ये खुद एक तरह के WBCs हैं जो हम पढ़ेंगे, इनको एंटीबॉडी फैक्ट्री भी कहते हैं। याद रखने वाली बात है, इसमें से सवाल पूछा जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, योर आंसर विल बी लिवर। एक्सेप्ट which blood protein is not produced by liver? Gamma globulins. These are also called immunoglobulins. Antibodies. These are produced by plasma B lymphocytes, which are a type of WBCs. अभी WBCs पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्रकार पढ़ेंगे अलग अलग तरह के। चलो जी, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो। नाउ एल्ब्यूमिन के बारे में जानते हैं जी। एक सवाल जो एल्ब्यूमिन से पूछा जाएगा, which is the most abundant plasma protein? This can be framed as a question. तो आप कहेंगे जी सीरम एल्ब्यूमिन भी बोल देते हैं या सिंपली एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है? It maintains blood colloidal osmotic pressure या it maintains osmotic balance of the blood। अभी मैं आपको समझाता हूं वो क्या होता है। उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो मच्छर हमें काटते हैं, मॉस्किटोस बाइट करते हैं ना हमें, ओनली फीमेल मॉस्किटोस बाइट, दे हैव पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर एक्सेलिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट करते हैं वो इनके लिए अट्रैक्टिव है। हमारा बॉडी टेम्परेचर, वार्म बॉडी टेम्परेचर उनके लिए अट्रैक्टिव है। एंड नंबर 3, हमारे पसीने में प्रेजेंट अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें एलोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एलोमोन्स। अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर ब्लड, एलोमोन्स, वो मच्छरों को आकर्षित करते हैं। फीमेल मॉस्किटोस को हमसे क्या चाहिए? उन्हें हमसे सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन चाहिए अपने अंडे बनाने के लिए, एग्स बनाने के लिए। सो दैट इज द रीजन दैट फीमेल मॉस्किटोस दे बाइट यू, दे सक योर ब्लड बिकॉज दे रिक्वायर दिस प्रोटीन सीरम एल्ब्यूमिन फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स। इंटरेस्टिंग बात थी ना? ओके चलो, सीरम एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है? आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहा है। भाई ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? सुनो ध्यान से। आपके सामने दिखाया गया है ये एक ब्लड वेसल, ये एक दूसरा ब्लड वेसल। पहले वाले में नॉर्मल एल्ब्यूमिन लेवल है। एल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये पानी को पकड़ के रखता है। ब्लड का जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ये पानी को होल्ड करके रखता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ये ब्लू वाले सर्कल से पानी दिखाया, वाटर मॉलिक्यूल, और ये दूसरा कलर हमने यूज किया एल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये पानी को बीच में किसने पकड़ के रखा हुआ है? एल्ब्यूमिन ने। नॉर्मल लेवल एल्ब्यूमिन का, तो ब्लड ने पानी को ठीक ठाक पकड़ के रखा है। अगर ब्लड का एल्ब्यूमिन लेवल डाउन जाएगा तो पानी निकल के ब्लड में से बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा ब्लड ने पानी को छोड़ दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, टिश्यू स्पेसेस में इकट्ठा होने लगेगा। जब किसी इंसान में लिवर प्रॉब्लम होती है, एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन जाता है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल डाउन चला गया, क्योंकि लिवर में ही एल्ब्यूमिन बन रहा था। जैसे क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में हो जाता है कि भाई लिवर का सिरोसिस हो गया, तो सबसे बड़ी गड़बड़ जो हो जाएगी, हम कह देते हैं ना सादी भाषा में, पेशेंट का पेट फूलने लगेगा, पेट में पानी भर जाएगा। वो पानी क्यों भर जाता है? बिकॉज जो टिश्यूज हैं वहां पानी इकट्ठा होना शुरू होगा और ब्लड वेसल्स में से पानी निकल निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि एल्ब्यूमिन का लेवल कम है। तो ऐसे पेशेंट को एल्ब्यूमिन का ड्रिप भी लगाना पड़ता है, एल्ब्यूमिन चढ़ाना पड़ेगा, प्रोटीन, ब्लड का प्रोटीन लेवल नॉर्मल करने के लिए, राइट? सो ये मैकेनिज्म है जी। एल्ब्यूमिन का काम होता है पानी को होल्ड करके रखना। ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल लो हुआ, सो ब्लड में से पानी निकल निकल के बाहर आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में से टिश्यूज में इकट्ठा होना शुरू होगा, सूजन हो जाएगी, बॉडी में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो एल्ब्यूमिन के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोब्यूलिन। वैसे ग्लोब्यूलिन कई तरह के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। लिख दूं जी? There are alpha globulins, there are beta globulins and there are gamma globulins. Alpha globulins नोट करते जाइएगा जी साथ साथ, and beta globulins जो हैं, these are involved in transportation of substances. These are involved in transportation of substances. किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन? बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, आयरन का ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, फेट्यूनिन प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन्स है जो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। थायरोग्लोबुलिन है, राइट? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है। गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, गामा ग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनका दूसरा नाम एंटीबॉडीज है। ठीक है? सो ग्लोबुलिन्स के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? दे आर ग्लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर,
include immunoglobulins and carrier proteins. कैरियर प्रोटीन्स जैसे मैंने बता दिया अभी अभी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हीमोग्लोबिन भी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसफेरिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? आयरन को। ठीक है। देन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो कि एंटीबॉडीज हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ही तो हैं। तो अब आपको ग्लोबुलिन्स का फंक्शन समझ आ गया। ग्लोबुलिन्स तीन तरह के, अल्फा, बीटा, गामा। Gamma globulins are immunoglobulins or antibodies which are involved in defense mechanism. Alpha and beta globulins are involved in transportation of substances, right? जैसे मैं एक आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन का नाम लिख रहा हूं, transferrin, right? Transferrin transports what? It transports iron. Hemoglobin transports what? Oxygen. चलो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज, ऐसे शॉर्ट में आईजी लिखते हैं ना। कई तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम। वो हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, जब हम इम्यून सिस्टम का जिक्र करेंगे। ओके। एंटीबॉडीज ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसे आपको बना के दिखाया हो ना, ऐसी होती है एंटीबॉडीज, राइट? इनका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चेन्स होती हैं। देयर आर 2 हैवी चेन्स, देयर आर 2 लाइट चेन्स आल्सो। दे शील्ड आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एंटीजेंस क्या है? दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन। जब कोई पैथोजन, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला गया, वायरसेस चले गए, तो पहले उनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट एंटीजेंस को शरीर एक्सपोज करता है, फिर एंटीबॉडीज उसके ऊपर हमला करती हैं। और कई तरीके हैं जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कुछ एंटीबॉडीज हैं जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, एंटी टॉक्सिन्स कहते हैं उन्हें। कुछ एंटीबॉडीज जो है प्रेसिपिटेट करती हैं एंटीजन को, कुछ ऑप्सोनाइजेशन करती हैं। ये जो अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, ये अभी हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। सो वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स हैं ये एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है जी प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन लिवर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन भी लिवर में बनता है। फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड क्लॉट बनता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमने डिस्कस करना है अभी। इट इज वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल फाइब्रिन नेटवर्क में बदलता है। फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करा जाता है किसमें? फाइब्रिन में। कौन करता है? एक मैकेनिज्म हम देखेंगे। प्रोथ्रोम्बिन को पहले थ्रोम्बिन में बदलता है शरीर, जब कहीं चोट लगती है, इंजरी होती है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। एक कंप्लीट मैकेनिज्म है रिएक्शंस का, कैस्केड मैकेनिज्म, जो हम देखेंगे। याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन लिवर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन भी लिवर में बनता है। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जब कभी हमें चोट लग जाती है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, या ब्लड को कोई इंटरनल इंजरी हो, जरूरी नहीं है बाहर से चोट लगने पर ही क्लॉट बनेगा। ये भी तो हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया भी था, कि ब्लड वेसल की वॉल में अंदर की तरफ अगर डिपॉजिट होने लगे, एथीरोमेटस प्लाक बना, और ये एथीरोमेटस प्लेक जो है, ये प्लाक कह दीजिए, अगर ये टूट जाता है तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसे इंजरी होगी। वो भी तो ब्लड के लिए चोट वाली बात है ना। तो इंटरनली क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। बाहर से कोई विजिबल इंजरी नहीं है, तब भी शरीर में क्लॉट बन सकता है। नॉर्मली हमारे ब्लड में क्लॉट बनते रहते हैं। जहां भी कहीं ब्लड का फ्लो बहुत धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, वहां क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ योर लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, वहां ब्लड फ्लो बहुत स्लो होता है। तो शरीर के पास मैकेनिज्म होता है उन क्लॉट्स को इमीडिएटली डिसॉल्व करने का भी। ठीक है जी। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आप सिंपल सा देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि भाई कोई इंजरी हुई है, यहाँ पे चोट लगी और खून बहने लगा। ये क्या चीजें बाहर आ रही हैं? आरबीसीज बाहर आ रहे हैं। ठीक है। शरीर क्या करेगा इस इंजरी के रिस्पॉन्स में? देखते हैं। डैमेज्ड टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल। ये वाली चीज जो व्हाइट कलर से आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये डैमेज्ड टिश्यू है। सो ये जो डैमेज्ड टिश्यूज भी कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इनिशिएट करवा देंगे उस क्लॉटिंग की प्रक्रिया को। देखो, मुख्य तरीका जो है, मेन जो तरीका है, उसमें होना क्या है? हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करना पड़ेगा किसमें? थ्रोम्बिन में।
कौन करेगा ये काम? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने का काम होना चाहिए। इसके लिए होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कब बनेगा? ये तब बनेगा जब कोई एक्सटर्नल इंजरी हुई या इंटरनली कोई इंजरी हो गई ब्लड को। इसके दो पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन बाय प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। थ्रोम्बिन इज गोइंग टू एक्ट एज एन एंजाइम एंड कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ये है मेन रिएक्शन। और फिर फाइब्रिन जो है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट। ध्यान रखना, यहां भी कैल्शियम आयंस की आवश्यकता है, यहां भी कैल्शियम आयंस की आवश्यकता है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, सो टिश्यू ने क्या रिलीज करा है यहां पे? कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होने शुरू हो गए। आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के अलग अलग नाम हैं, रोमन न्यूमरल से इन्हें डेजिग्नेट किया जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3 अलग अलग हैं। देयर इज प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, राइट, बहुत सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं जी। जब मैंने कहा ना कैस्केड, तो इसका मतलब क्या है? एक फैक्टर एक्टिवेट हुआ, रिलीज हुआ, उसने दूसरे को एक्टिवेट करा, दूसरे ने तीसरे को करा, तीसरे ने चौथे को करा, तो एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस शुरू हो जाता है। जैसे ए नाम का कोई फैक्टर एक्टिवेट हुआ है, उसने बी को एक्टिवेट कर दिया, बी ने सी को कर दिया, सी ने डी को कर दिया, तो पूरी कहानी चल पड़ती है यहां पे। ठीक है जी, ये अलग अलग फैक्टर्स के नाम अभी आपको याद नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, देखा आपने ऐसे फॉलिंग इफेक्ट दिखाया, एक गिरा दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, मतलब एक के बाद एक को वो एक्टिवेट करते जा रहे हैं। यहां पे जो प्लेटलेट्स रिलीज हुई हैं, डैमेज हुए हैं टिश्यू, ब्लड वेसल डैमेज हुई है, वहां पे प्लेटलेट्स रिलीज होंगी। व्हेन प्लेटलेट्स दे कम इन कांटेक्ट विद एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स, तो प्लेटलेट्स स्वेल करती हैं और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करती हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं ऐसे। मान लीजिए ये है हमारी एक ब्लड वेसल, आप भी बना लीजिएगा साथ साथ। ये सबसे अंदर लाइनिंग वाले सेल्स एंडोथेलियल सेल्स। जब ये वेसल डैमेज हुई होगी चोट लगने से, यहां पे कोलेजन फाइबर्स भी तो एक्सपोज हुए होंगे, है ना? ब्लड वेसल की वॉल में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए। व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कांटेक्ट विद एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स, प्लेटलेट्स स्वेल कर जाते हैं। प्लेटलेट्स स्वेल करके यहां पे एक लूज प्लग भी बना देंगे, प्लेटलेट प्लग कहते हैं उसे। प्लेटलेट स्वेल करें, एक लूज प्लग बन गया प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट्स ने साथ के साथ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रिलीज करे। ठीक है, टिश्यू ने भी करे, डैमेज टिश्यू ने, प्लेटलेट्स ने भी करे। तो अब क्या होगा जी आगे? ये वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स टिश्यू के थ्रू रिलीज हुए और प्लेटलेट से रिलीज हुए, इन्होंने बना दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यही तो मैंने आपको कहा था, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए, तो वो इस तरीके से बन जाएगा। पहले इसे थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता था, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ये थ्रोम्बोकाइनेज नाम भी आपको कई किताबों में लिखा हुआ दिख जाएगा। सो एक्चुअल में हम टेक्निकली इसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन नाम के एक प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल रहा है। कैल्शियम आयंस की आवश्यकता है यहां पे। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में प्रेजेंट है। कहां पे बनता है? प्रोथ्रोम्बिन लिवर में बनता है। लिवर रिक्वायर्स विटामिन के फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। याद रखिएगा, विटामिन के, फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक विटामिन क्यों कहा जाता है? आपने नाम सुना है ना विटामिन के का। विटामिन के, it is also known as anti-hemorrhagic vitamin. Anti-hemorrhagic vitamin means hemorrhage, blood loss नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि लिवर को विटामिन के चाहिए प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए। हमारी डाइट में नॉर्मली विटामिन के बहुत कम होता है। हमारी जो जरूरत है विटामिन के की, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है वही कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, वो विटामिन के बनाते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में आ जाता है और लिवर तक पहुंच जाता है। सो लिवर जो है विटामिन के उसे चाहिए प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस के लिए। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो अगर,
अगर कोई इंसान लंबे समय से एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो मैंने बताया था एक लूज मोशन तो उसका साइड इफेक्ट होता ही है, क्योंकि बैक्टीरिया मर जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के एंटीबायोटिक के कारण। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का लेवल डाउन जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इसीलिए डॉक्टर्स जब आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं तो साथ के साथ वो आपको विटामिन बी सप्लीमेंट भी दे देते हैं कि आपको लूज मोशंस ना हो। लंबे समय तक एंटीबायोटिक रहने का एक नुकसान और भुगतना पड़ सकता है पेशेंट को, ब्लीडिंग होने लग जाएगी शरीर में। अब आप कहेंगे एंटीबायोटिक और ब्लीडिंग का क्या रिलेशन? भाई एंटीबायोटिक उन अच्छे बैक्टीरिया को मार डालेगा तो विटामिन के का लेवल डाउन चला जाएगा। विटामिन के का लेवल अगर डाउन चला जाएगा, क्योंकि उसे बैक्टीरिया बना रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, विटामिन के का लेवल डाउन जाने से लिवर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोडक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। प्रोथ्रोम्बिन का लेवल डाउन होगा तो फिर ब्लीडिंग होने लग जाएगी, क्योंकि ब्लड में क्लॉट्स नहीं बन पाएंगे। नॉर्मली अपने शरीर में भी ब्लड वेसल इंजर होती रहती हैं प्रेशर डिस्टर्बेंसेस के कारण। प्रोथ्रोम्बिन लेवल ठीक ठाक है तो वो क्लॉट बनता रहता है। ठीक है जी, विटामिन के लिवर प्रोथ्रोम्बिन रिलेशन समझ आ गया आपको? वेरी गुड। सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। यहां पे कैल्शियम भी चाहिए। नाउ थ्रोम्बिन जब बन जाता है, थ्रोम्बिन इज गोइंग टू एक्ट एज एन एंजाइम एंड इट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। यहां पे भी कैल्शियम की जरूरत है। ठीक है जी, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन जब बन जाता है इनसॉल्युबल 3D फाइब्रिन मैट्रिक्स। आप देखिए कैसे ये धागे धागे जैसा प्रोटीन है। फाइब्रिन इज गोइंग टू ट्रैप द ब्लड सेल्स, द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ क्लॉट। विद इन 3 to 5 मिनट्स जो है क्लॉट बन जाता है। नाउ अगर तो कोई माइनर इंजरी है, छोटी मोटी ब्लड वेसल कटी है, तो ये शरीर का क्लॉटिंग मैकेनिज्म हैंडल कर लेगा। अगर कोई मेजर ब्लड वेसल कट जाती है ना, तब ये हैंडल नहीं हो पाएगा, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए, सूचर लगेंगे, तभी वो जाकर के जो वेसल है वहां से ब्लीडिंग रुक पाएगी। अब आप देखिए जी कैसे बनाएंगे क्लॉट। दिख रहा है आपको ये वाली चीज जो क्लॉट बनी हुई है, राइट? फाइब्रिन के थ्रेड्स हैं, मैं ऐसे बना के दिखा देता हूं। फाइब्रिन ऐसे ऐसे ये धागे जैसा प्रोटीन है जो पूरा एक नेटवर्क बना देगा और अपने बीच में ये ब्लड सेल्स को पकड़ लेगा इस तरह से और क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, मान लो ये ब्लड वेसल यहां से डैमेज थी, राइट? ये इस तरह से हम ब्लड वेसल दिखा देते, इतनी बड़ी सी, इसमें इंजरी हुई थी और वहां पे ये क्लॉट बन गया। क्लॉट बनने के कुछ समय बाद, आधे से 1 घंटे बाद सिकुड़ने लगता है, क्लॉट रिट्रैक्ट करता है। क्लॉट के सिकुड़ने से, रिट्रैक्ट होने से जो ब्लड वेसल के डैमेज्ड एंड्स हैं, दूर दूर तक जो चले गए थे, वो पास आने लगते हैं। यही क्लॉट के रिट्रैक्ट होने का फायदा है। क्लॉट रिट्रैक्शन में भी प्लेटलेट्स का रोल होता है। ठीक है जी, क्लॉट फॉर्मेशन का टाइम कितना है? विद इन 3 to 5 मिनट्स द क्लॉट इज फॉर्म्ड। ओके, और उसके आधे से 1 घंटे बाद क्लॉट रिट्रैक्ट करता है। क्लॉट रिट्रैक्शन, साइनेरिसिस कहते हैं उसे। क्लॉट रिट्रैक्ट जब होता है, सिकुड़ता है, तो उसके अंदर से एक फ्लूइड निकलता है जिसे सीरम कहते हैं, राइट? अभी आगे देखते हैं जी हम उसके बारे में। नाउ एक बार फिर से देख लीजिए पहले, रोल ऑफ कैल्शियम आयंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल ठीक ठाक होना चाहिए, वरना ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ जाएगी। कैल्शियम के बहुत सारे रोल हैं बॉडी में। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। मिल्क प्रोटीन कैसीन जब डाइजेस्ट होता है, उसका कोएगुलेशन होता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट बनता है। हड्डियों की, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए। जहां पे साइनेप्स बनता है ना, न्यूरॉन्स का साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, वहां भी कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में भी चाहिए। सो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम जो हमारे शरीर में प्ले कर रहा है। देखते हैं जी, कैल्शियम यहां पे इन्वॉल्व्ड है। ओके, जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहे हैं, जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल रहा है, तब कैल्शियम चाहिए। और इसके अलावा जब फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, तब भी कैल्शियम चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, रोल ऑफ विटामिन के, जिसको हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। नाउ लिवर रिक्वायर्स विटामिन के फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और इसके अलावा इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए भी विटामिन चाहिए। मैं लिख दूं यहां पे, लिवर रिक्वायर्स, आप भी नोट करेंगे साथ साथ, ऑल माय डॉक्टर्स, लिवर रिक्वायर्स विटामिन के फॉर सिंथेसिस ऑफ एक मेजर क्लॉटिंग प्रोटीन जो है, क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन।
विटामिन के हमारी डाइट में नॉर्मली कम है, राइट जी। हमारा जो मेजर सोर्स क्या है विटामिन के का? बैक्टीरिया ऑफ आर लार्ज इंटेस्टाइन, द फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन से? ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, बैक्टीरिया इन आर लार्ज इंटेस्टाइन, दे synthesize vitamin K. Bacteria in our large intestine, I'll repeat, bacteria in our large intestine synthesize vitamin K in sufficient amount. एंटीबायोटिक्स जब आप लेंगे, किसी भी, मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई समस्या है, एंटीबायोटिक्स आपने ली, डॉक्टर से के कहे बिना आपने ज्यादा लंबे समय तक वो खा ली तो गड़बड़ हो जाएगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग टेंडेंसी। आप कहेंगे कोई चोट तो लगी नहीं तो ब्लीडिंग क्यों हुई? बेटा नॉर्मली नेचुरली भी हमारी बॉडी में पतली पतली ब्लड वेसल्स टूटती रहती हैं, लेकिन शरीर अपने आप उन्हें फटाफट रिपेयर कर लेता है। ओके, विटामिन के का लेवल डाउन होने से गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, व्हाट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड?